नमस्कार। आपने कहानी के पिछले भाग में सुना अन्ना मौसी का विभूति और रमोला की गृहस्थी में कैसे प्रवेश हुआ, कैसे उन्होंने इस छोटी गृहस्थी की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए और रमोला का प्रत्युत्तर क्या था। अब आगे की कथा सुनिए। कथा के अंत में एक मर्मांतिक मोड़ आता है, अतः पूरी कथा सुने। रमोला पढ़ी लिखी है, अपनी साफ सुथरी और खरी जुबान में चाहे जो भी कहे, जैसे भी घुमा फिरा कर कहे, विभूति के लिए उसकी बातों का मतलब एकदम साफ है। ठेठ बोली में जिसे कह सकते हैं कि वह बड़ बोली मौसिया सास को एकदम ढेर कर देना चाहती है। चारों खाने चित। रमोला के जाने के कुछ समय पश्चात अन्ना मौसी आदम की। उन्होंने अपना सारा दुखड़ा सुनाया और केस्टों को तार भेजने का आदेश सुनाया। विभूति ने बड़े सहज भाव से कहा, अच्छा अच्छा सब हो जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है, आखिर किसने क्या कह दिया, मैं उसे अभी बुलाकर डपट देता हूँ। ये छोकरे सभी बड़ी पाजी हो गए हैं। अन्ना मौसी की आंखें अब छलछला उठी। वह बोली, किसी का कोई दोष नहीं है बेटा, मैं ही सारी आफत की जड़ हूँ। इस पापन को आखिर कब तक पोसते रहोगे? इस आफत बलाए को धक्के देकर निकलवाने के लिए कुछ तो करो। अच्छी मुसीबत है, विभूति झुंझलाकर बोल पड़ा। तुम क्या अभी इसी घड़ी निकल जाओगी? अगले महीने बादल का उपनयन संस्कार होना है। तुम्हारे न रहने पर यह सब कैसे होगा भला? मैं भला किस गिनती में हूँ बेटा कि मेरे न होने से सारा काम रुक जाएगा? तू भी क्या कह रहा है? कहती हुई मौसी ने चैन की एक सांस ली और फिर उठ खड़ी हुई। इसके बाद गर्दन ऊंची कर बोली, मैं भी यही चाह रही थी कि बच्चे के गले में मोटी जनेऊ पहनाकर ही जाऊं। अब तुम्हारी बात पर रुकना ही पड़ेगा। बहू रानी ठहरी पढ़ी लिखी, उसको इन सारी रीत नीत वाली बातों से क्या लेना देना। लेकिन याद रहे, इसके बाद एक दिन के लिए भी नहीं रुकूंगी, पहले ही बोल बता दिया है। हाँ। और इस बात को कोई नहीं जानता कि विभूति की आंखें क्यों छलछला उठी हैं। विभूति ने सोचा, बस थोड़े से ही संतुष्ट हो जाती हैं बेचारी। इन लोगों के लिए थोड़ा सा सम्मान इतना अधिक मूल्यवान हो उठता है, और इस सम्मान के लिए अगर थोड़ा सा दिखावा भी करना पड़े तो इसमें क्या आता जाता है। आखिर छोटी मोटी सहानुभूति दिखाने में भी आदमी इतनी कंजूसी क्यों करता है भला? उसने मौसी से भरे गले से कहा, अच्छा तब की तब देखी जाएगी। अभी ये बताओ, आज तुम्हारी निरामिस रसोई में कुछ बनेगा? बहुत दिनों से बड़ी खाने को नहीं मिली और केले के मोचे की सब्जी वह सब क्यों नहीं बनाती? अन्ना मौसी ने पोपली हंसी हंसते हुए कहा, लो सुनो इस पगले की बात। केले के मोचे की सब्जी क्या मुंह से निकली बात की तरह बन जाती है? उसे रात में ही काट कूट कर पानी में भिगोना नहीं पड़ता क्या? अब आज तो बन नहीं पाएगी और कल है मंगलवार, उस दिन मोचा नहीं खाते, अब तो परसों ही बनेगा। विभूति ने निराश होकर कहा, हाय रे मेरा नसीब, अब परसों किसने देखा है? माँ षष्ठी तेरी सहाय हो, तू भी जो मुंह में अल बल आता है बक देता है। ऐसा कहते और आशीष देते हुए अन्ना मौसी बड़े प्रसन्न मन से निरामिस रसोई घर की ओर बढ़ गई चूल्हा सुलगाने के लिए। लेकिन वह पास ही दालान में जल रहे चूल्हे से भी कहीं अधिक दाल लिए और भीतर से भरी बैठी रमोला की ओर तीखी नजरों से ताकना नहीं भूली। इस संसार में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती ही रहती थी। रमोला आखिर इस मौसिया सास को किस तरह सबक सिखाए, जब उसका पति ही इस मामले में उस पर पाबंदियां लगाने को उतारू है। और मजे की बात यह है कि वह मन ही मन अपने पति से डरती भी है। अपनी जुबान से वह भले ही चाहे जो कह ले, उसके मन में डर तो बैठा ही रहता है। लेकिन जैसा कि कहा भी गया है, चोर के 100 दिन तो साधु का 1 दिन। पता नहीं रमोला के लिए कभी वह दिन आएगा भी या नहीं। तभी अपने एक मुवक्किल के काम से विभूति को 3 दिन के लिए आसनसोल जाना पड़ा। अन्ना मौसी के बारे में उसकी चिंता ने उसे परेशान ना किया, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस बारे में साफ तौर पर अपनी पत्नी को यह कह सके कि मेरे न रहने पर मौसी के साथ कोई बुरा सलूक न करना, यह बताना भूल गया। 4 दिनों के बाद जब वह लौटा तो अपनी दूसरी व्यस्तताओं के चलते मौसी की खोज खबर लेने की फुर्सत नहीं मिली। उसे जब इस बात का ख्याल आया
तो उसने हंसी हंसी में पूछा, अरे भाई बात क्या है? मिंटू और अन्ना मौसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। लगता है पूरे घर को लकवा मार गया है। मिंटू ने डरकर अपना चेहरा एक बार ऊपर उठाया और फिर नीचे झुका लिया। 11-12 साल की बड़ी ही होशियार लड़की है मिंटू, दुनियादारी की बहुत सी बातों को समझने वाली। उसने एक बार अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपनी आंखें नीचे कर ली। बात क्या है? माँ बेटी एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रही हैं? विभूति की झुंझलाहट छिप न सकी और बाप की इस परेशानी के डर से नहीं, बल्कि बाप के प्यार के भरोसे ही मिंटू ने जल्दी से बात उगल दी। अन्ना दादी 2 दिन से गुमसुम बैठी हैं अपने कमरे में, चोर की तरह। विभूति लगभग 1 मिनट तक घरवाली की ओर चुपचाप देखता रहा। उसके होठों पर फिर एक कुटिल मुस्कान खिंच गई। उसने पूछा, इतना अच्छा मौका तुम भला छोड़ भी कैसी सकती थी, है ना? पति के तिरस्कार का उत्तर तो रमोला ने पहले से ही तैयार कर रखा था, लेकिन वह इस व्यंग के लिए तैयार न थी। वह एक बार तो सकते में आ गई, लेकिन फिर दूसरी बार जैसे सुलग उठी हो, विस्फुजित स्वर में बोली, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अचानक उस खबर के बारे में जानकर वह कोई पागल नहीं हो गई। बात न तो अन्ना मौसी की किसी नई धृष्टता की थी और न रमोला के उत्पीड़न की। विभूति यही सोचता रहा कि अन्ना मौसी की बकछक में छिपी पीड़ा की जो ग्रंथि है, उस ओर से रमोला ने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं। अगर वह उन पर तरस नहीं खा सकती तो कम से कम उन्हें अपमानित तो न करे। आखिर रमोला में ऐसी उदारता क्यों नहीं? बहन बेटी के घर में 2 मुट्ठी भात पाने का जो लालच है, उससे भी वंचित होकर वह आखिर जाएंगी कहाँ? अपने उसी गांव में जहां उपवास रखने के सिवा और कोई चारा नहीं। क्या रमोला इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाती? ये औरतें एक असहाय वृद्धा को भला किस तरह अपमानित कर सकती हैं? जो आश्रित है उसी से कुड़ती चिढ़ती हैं। विभूति को ये सारी बातें बड़ी अजीब सी जान पड़ी, लेकिन रमोला के कुटिल और विद्रुप तेवर को देखकर उसे दूसरा कोई सवाल करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन उस चेहरे को ताकते रहने पर उसके मन में अचानक यह बात जरूर कौंध गई। ऐसे चेहरे और तेवर वाली औरत के साथ वह पिछले 19 वर्षों से घर संसार चलाता आ रहा है। बड़ी हैरानी की बात है सचमुच। विभूति अन्ना मौसी के कमरे की तरफ चला। पहले तो वह कमरे में नजर ही नहीं आई, फिर बाद में वह उसी जंग खाए और उधड़े रंग वाले बक्से के पीछे दिख पड़ी। जहां तक संभव हो अपने आप को सबकी निगाह से बचाती हुई, चोर की तरह। विभूति को देखते ही उन्होंने अपने आप को और भी सिकोड़ लिया। विभूति उसी बक्से पर ही जाकर बैठ गया। उसने बिना भूमिका के कहा, अपने घर जाओगी मौसी? घर? अचानक मौसी को जैसे तिनके का सहारा मिला। उन्होंने बड़ी बेचैनी से चिरोरी भरे स्वर में कहा, हाँ बाबा, वहीं जाऊंगी। 2 दिनों से सोचती रही रे, पर कुछ तय नहीं कर पाई। वही कर, जैसे भी हो मुझे मेरे घर भिजवाने का कोई इंतजाम कर दे। वहां जाकर केस्टो के नाम पर गला फाड़ फाड़ कर थोड़ा रो तो लूं। मैं महापापिन हूँ। बेटे की मौत का दुख हजम करके पिछले 6 महीनों से हड़िया भर भर भात बकोस रही हूँ रे। और यह सब देखकर ऊपर बैठा केस्टो कैसे खिलखिलाकर हंस रहा होगा। अपनी टूटी मड़ैया में छाती कूट कूट कर मैं उस पाप का प्रायश्चित करूंगी रे। विभूति चौंक पड़ा। क्या कहा? तुम्हें इस बारे में पता है? कथा में इस अप्रत्याशित मोड़ की जानकारी के लिए हमें कुछ महीने पहले की एक घटना जाननी होगी। उस समय अन्ना मौसी के गांव से मुकुंद नाम का एक छोकरा आया था। वो केस्टो के उसी ताड़ी वाले अड्डे का सहयोगी था। आया और घर के बाहर बैठा रहा। बाद में विभूति से मिलकर गया। वैसे घंटे भर से ज्यादा नहीं रुका। उसने वही जानकारी दी जिसका उल्लेख मौसी ने अभी किया और जिसका इंगित रमोला कहानी में पीछे कर चुकी थी। पता नहीं उस लड़के के जाने के बाद विभूति के मन में कौन सी करुणा का संचार हुआ कि उसने इस बात को अन्ना मौसी से छुपाए रखा और आज तक उसे प्रकट नहीं कर सका। रमोला के हाथ यही हथियार था जो वह ब्रह्मवाण की तरह सही समय पर प्रयोग करना चाह रही थी।
पति की अनुपस्थिति ने उसे यह अवसर प्रदान किया और वो चूकी भी नहीं। कथा पर वापस आते हैं। विभूति के सवाल पर अन्ना मौसी एकदम बिखर गई। उन्होंने अपने टूटे स्वर में धीरे धीरे कहना शुरू किया, हाँ बेटा, पता कैसे नहीं था। माँ की आत्मा क्या ऐसी खबरों से अनजान रहती है? मन ही सब बता देता है। मुकुंद उस दिन तुमसे मिलने आया था और तुमसे मिलकर बाहर ही बाहर चला गया। तभी मुझे इस बात का अंदेशा हो गया था रे। तभी मैं समझ गई वह कौन सी खबर लेकर आया है। मैं जानबूझकर ही मुंह बंद किए रही, किसी से कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाई रे। विभूति के होठों से अनजाने में शायद फूट पड़ा हो। भला क्यों मौसी, क्यों? अन्ना मौसी ने अपना मुंह ऊपर उठाया और बोली, तू पूछ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया? मैं यह सोच रही थी कि शराबी, कबाबी हो या जुआरी, आखिर है तो कोक का जाया। उसका आसरा ऐसा था जिस पर अपना जोर था रे। अब जबकि वह नाम धाम सब मिटा गया, अब मुझे तीनों लोगों में कहाँ ठौर मिलने वाली है जहाँ जाकर मैं अपना मुंह छिपाऊं। बेसहारा और बेआसरा होकर किसी पराये घर में पड़े रहना तो डूब मरने वाली बात है। तू गुस्सा मत होना बेटा। बात यह है कि बहू रानी बड़ी निर्दय है और बड़ा गुमान भी है उसे अपने पर। वह आदमी को आदमी नहीं समझती। उसकी छांव में अपने आप को बहुत छोटा बनकर ही रहना पड़ता है। और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं उसके पास पूरी तरह से बेसहारा होकर पड़ी रहूं। और इसीलिए माँ होकर भी मैं पिछले 6 महीनों से बेटे की मौत का दुख कलेजे में दबाए, और आज 6 महीने बाद अन्ना मौसी का पुत्र शोक उनकी आंखों से बह निकला।